गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं ये उपर्युक्त में सभी हैं। मतलब भोजन और वस्त्र, मकान, शिक्षा, ये तीनों के तीनों जो है ये मूलभूत इसका है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है। तो अकुशलता जो है वो मानवीय पूंजी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो भारत की साक्षरता दर 2001 में जो है वो 60.3% थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है जनगणना सन 2001 ईस्वी के अनुसार मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है। तो मानव का जो औसत आयु है वो 63.8 वर्ष है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो बिहार राज्य में पटना जो जिला है उसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कार्य शुरू हो गया। इसमें देखिए कह रहा है मानव पूंजी निर्माण से सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में डैश होता है। तो आंसर हो जाएगा वृद्धि। अगला प्रश्न है, डैश संसाधन उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव। अगला प्रश्न है, मानवीय संसाधन के विकास के लिए डैश अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। कह रहा है सन 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या डैश करोड़ थी। तो आंसर हो जाएगा 102.70 या 70 करोड़। आगे कह रहा है सन 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है वो बिहार था। अभी भी बिहार ही है। कह रहा है बिहार में सन 2001 ईस्वी के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना था बिहार में। तो ये था मात्र 47%। अभी भी कुछ खास नहीं है, मात्र 61 या 62% है बिहार में जो कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप देखिए आप लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो शुरू हो चुका है। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव संसाधन क्या है। तो आंसर हो जाएगा मानव संसाधन किसी देश की जनसंख्या की कौशल, ज्ञान और क्षमताओं का समूह है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है हमें मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आंसर हो जाएगा मानव संसाधन में निवेश लोगों के कौशल, ज्ञान और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है साक्षरता व शिक्षा में क्या अंतर है। तो आंसर हो जाएगा साक्षरता केवल पढ़ने लिखने की क्षमता है, जबकि शिक्षा जो है वो व्यापक ज्ञान और कौशल विकास है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भौतिक व मानव पूंजी में दो अंतर बताएं। तो मानव पूंजी जो है वो सक्रिय और अमूर्त होती है, जबकि भौतिक पूंजी जो है वो निष्क्रिय और मूर्त होती है। ये आपका अंतर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है। तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है दूसरा स्थान। लेकिन अभी तक जनगणना हुआ नहीं है, अगर होगा तो भारत का जो स्थान है वो शायद से पहले नंबर में आ सकता है।
जनसंख्या में। अगला प्रश्न कह रहा है जन्म दर क्या है। तो जन्म दर जो है वो 1 वर्ष में प्रति 1000 लोगों पर जन्मे बच्चों की संख्या है। इसी के बाद अगला प्रश्न पूछ रहा है मृत्यु दर क्या है। यहाँ क्यों लिखा गया है, थोड़ा सा गलती है। इसका आंसर हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन होगा मृत्यु दर क्या है। तो आंसर हो जाएगा मृत्यु दर जो है वो 1 वर्ष में प्रति 1000 लोगों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक साक्षर व्यक्ति कौन है। तो साक्षर व्यक्ति वह है जो किसी भी भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, साक्षर व्यक्ति कहेंगे, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति कहेंगे। अगला प्रश्न है प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा क्या है। तो प्राथमिक शिक्षा वह शिक्षा है जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को बुनियादी शैक्षिक और कौशल प्रदान करती है। अगला प्रश्न है पेशेवर शिक्षा क्या है। तो पेशेवर शिक्षा उसे कहते हैं जो किसी खास कार्य के लिए विशेष तकनीकी ज्ञान प्राप्त कराती है, उन्हें पेशेवर शिक्षा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित का संक्षिप्त रूप को पूरा रूप दे। तो पूरा रूप देते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है जीडीपी, जीडीपी शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी से हो जाएगा ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक और पी से हो जाएगा प्रोडक्ट। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, तो हिंदी में इसको सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। अगला है यूजीसी। तो यू से हो जाएगा आपका यूनिवर्सिटी, जी से हो जाएगा ग्रांट और सी से हो जाएगा कमीशन। इसका हिंदी हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। चलिए अगला देखते हैं। लिखा हुआ है NCERT। तो एन से हो जाएगा नेशनल, सी से काउंसिल ऑफ, ई से हो जाएगा एजुकेशनल, आर से हो जाएगा रिसर्च एंड, और टी से हो गया ट्रेनिंग। इसका हिंदी हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगला है SCERT। इसका हो जाएगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी हो जाएगा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण। अगला है ICMR। आई से हो जाएगा इंडियन, सी से हो जाएगा काउंसिल ऑफ, एम से हो जाएगा मेडिकल, आर से हो जाएगा रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हिंदी हो जाएगा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारा समाप्त हो गया, 11 प्रश्न था। अब चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव तथा मानव संसाधन को परिभाषित करें। तो मानव जो है वह प्राणी है जो बुद्धि और कौशल का उपयोग करके उत्पादन करता है, उसको क्या कहेंगे, मानव। जबकि मानव संसाधन जो है वो किसी भी देश की जनसंख्या की कौशल, ज्ञान और क्षमताओं का समूह है जो आर्थिक विकास में योगदान देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है मानव संसाधन उत्पादन को कैसे बढ़ाते हैं। तो मानव संसाधन अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार क्षमताओं से उत्पादकता बढ़ाते हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग करके और नई तकनीकों को विकसित करके उत्पादन को बढ़ाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किसी देश में मानव पूंजी के दो प्रमुख स्रोत बताएं। तो मानव पूंजी के दो प्रमुख स्रोत हो जाएगा, पहला शिक्षा और दूसरा हो जाएगा स्वास्थ्य। ये दोनों व्यक्ति की उत्पादकता क्षमता को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना क्यों जरूरी है।
तो किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षण से जो है उसमें विशिष्ट कौशल और ज्ञान का विकास होता है जो उसे अधिक उत्पादक बनाता है। यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए आवश्यक भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है भारत में जनसंख्या के आकार को एक बार चार्ट मतलब दंड ग्राफ द्वारा स्पष्ट करें। तो आप जनसंख्या वृद्धि दर देख सकते हैं जिस तरह से हमने बनाया है जनसंख्या वृद्धि दर का ये दंड ग्राफ, इसी तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। इस तरफ जो है वो जनसंख्या लिखेंगे करोड़, इस तरफ जो है वो जनसंख्या लिखेंगे करोड़ों में, और नीचे में जो है वो साल को लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद देखिए इस तरफ करोड़ों में जनसंख्या और इस तरफ नीचे में जो है वो साल लिखा हुआ है। 1980 में कितना था हमारा ये, लगभग 60 करोड़ से अधिक था जनसंख्या। 2000 में आकर के ये 80 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया। 2010 में आकर के ये 102 करोड़ हो गया था। और 2019 आते आते ये लगभग 125 करोड़ से भी ऊपर की जनसंख्या हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी बना लेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिलों के नाम बताएं। तो बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 जिले जिसका जनसंख्या सबसे अधिक है, पहला नंबर पे हो जाएगा पटना, दूसरा हो जाएगा पूर्वी चंपारण, तीसरा हो जाएगा मुजफ्फरपुर, चौथा हो जाएगा मधुबनी और पांचवा और लास्ट हो जाएगा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिलों के नाम। जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है तो सबसे कम जनसंख्या वाला 5 जिला हो जाएगा। सबसे पहला आ जाएगा शिवहर, यहाँ सबसे कम जनसंख्या है। दूसरा हो जाएगा शेखपुरा, तीसरा हो जाएगा लखीसराय, चौथा हो जाएगा मुंगेर और लास्ट हो जाएगा खगड़िया जहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है बिहार देश का सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। इसके दो मुख्य कारण, ये तो कोई भी लिख सकता है। कहेंगे बिहार में निम्न साक्षरता दर के दो गो मुख्य कारण है। पहला कम प्राथमिक नामांकन दर और दूसरा हो गया उच्च स्कूल छोड़ने की दर। करें इन समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयासों की आवश्यकता है, ये लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो शुरू हो चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है दीर्घ उत्तरीय का कि मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो उत्तर सुनिएगा ठीक से। कह रहा है मानव संसाधन किसी देश की जनसंख्या की कौशल ज्ञान और क्षमताओं का समूह है। ये तो हम पहले ही प्रश्न में पढ़ चुके हैं लघु उत्तरीय का। कह रहा है यह एक देश की कार्यशील जनसंख्या की योग्यता और कुशलताओं को दर्शाता है। मानव संसाधन को मानव पूंजी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निवेश और विकास पर आधारित है। इस परिवर्तन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण में निवेश किया जाता है। जबकि व्यक्ति विशेष कौशल और ज्ञान प्राप्त करता है तो वह राष्ट्रीय उत्पादन में अधिक योगदान देने की क्षमता रखता है। जैसे उदाहरण के लिए ले लेंगे, एक छात्र शिक्षा के माध्यम से इंजीनियर, डॉक्टर या शिक्षक बन सकता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को न केवल एक संसाधन बनाती है बल्कि उसे राष्ट्र की मूल्यवान संपत्ति में भी परिवर्तित करती है। मानव पूंजी का निर्माण देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह कुल राष्ट्रीय उत्पाद के निर्माण में सहायक होती है। चलिए पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। कह रहा है कि मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या अंतर है।
इसे तालिका द्वारा स्पष्ट करें। क्या मानव पूंजी भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है? तो देखते हैं हम लोग, मानव पूंजी एवं भौतिक पूंजी में कई महत्वपूर्ण अंतर है। पहला हो गया प्रकृति। कह रहा है मानव पूंजी सक्रिय संसाधन है जबकि भौतिक पूंजी निष्क्रिय संसाधन है। दूसरा हो गया मूर्तता। कह रहा है मानव पूंजी जो है अमूर्त होती है जबकि भौतिक पूंजी जो है वो मूर्त होती है। आगे आ गया स्वामित्व मतलब मालिक। कह रहा है मानव पूंजी को स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता जबकि भौतिक पूंजी को किया जा सकता है। अगला हो गया गतिशीलता के आधार पर। देखिए मानव पूंजी सीमित गतिशील है जबकि भौतिक पूंजी पूर्णतः गतिशील है। आगे हो गया मूल्यह्रास। कह रहा है मानव पूंजी में निवेश से मूल्यह्रास की भरपाई हो सकती है जबकि भौतिक पूंजी में ऐसा नहीं होता है। छठा हो गया अंतर लाभ। कह रहा है मानव पूंजी व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि भौतिक पूंजी मुख्यतः निजी लाभ देती है। कह रहा है मानव पूंजी कई मायनों में भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ मानी जाती है। यह अधिक लचीली, नमोन्मेषी और दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मानव पूंजी भौतिक पूंजी के कुशल उपयोग को भी सुनिश्चित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भारत में मानवीय पूंजी निर्माण के विकास का परिचय दें। मानवीय पूंजी निर्माण के विकास का परिचय दें। तो आंसर हो जाएगा भारत में मानवीय पूंजी निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह देश की विकास योजनाओं का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। इसका लक्ष्य दीर्घकालीन आर्थिक सुधारों को भी सफल बनाना है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इसके परिणाम स्वरूप साक्षरता दर में वृद्धि, उच्च शिक्षा में नामांकन में बढ़ोतरी और तकनीकी शिक्षा में विस्तार हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार देखा गया है जिससे जीवन प्रत्याशा बढ़ी है और शिशु मृत्यु दर घटी है। कौशल विकास कार्यक्रमों ने रोजगार योग्यता में सुधार किया है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां हैं जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और कौशल रोजगार असंतुलन। इन क्षेत्रों में निरंतर प्रयास और निवेश की आवश्यकता है ताकि भारत अपने मानव संसाधन का पूर्ण लाभ उठा सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मानवीय साधनों के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास की भूमिका की विवेचना करें। तो शिक्षा जो है वो मानवीय पूंजी निर्माण का मेन आधार है। यह व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और क्षमताओं से समृद्ध करती है जो उसे अधिक उत्पादक बनाता है। शिक्षा न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाती है बल्कि नवाचार और उद्यमशीलता को भी प्रोत्साहित करती है। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य मानव पूंजी का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। स्वास्थ्य व्यक्ति अधिक उत्पादक और कार्यकुशल होता है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जीवन प्रत्याशा बढ़ाती है और कार्यशील आयु को विस्तारित करती है। स्वास्थ्य पर किया गया खर्च एक निवेश है जो दीर्घकालिक लाभ प्रदान करता है। आवास जो है वो मानवीय विकास का एक अनिवार्य पहलू है। उचित आवास व्यक्ति को सुरक्षा, स्थिरता और एक बेहतर जीवन स्तर प्रदान करता है। यह उसकी कार्य क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाता है। साफ सुथरा और स्वास्थ्य रहने का वातावरण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का बेहतर बनाता है। इन तीनों शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास का संयुक्त प्रभाव मानव संसाधन विकास पर बहुत गहरा होता है। ये न केवल व्यक्तिगत स्तर पर जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं बल्कि समग्र रूप से देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान भी देते हैं। तो इस प्रश्न का ये उत्तर था। चलिए आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 5 नंबर।
कह रहा है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो कि 15 फरवरी 2000 को घोषित की गई थी, देश के दीर्घकालीन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना है। नीति के तत्कालीन लक्ष्यों में गर्भ निरोधक की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना शामिल है। मध्यकालीन लक्ष्य में 2010 तक कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर तक लाना था। दीर्घकालीन लक्ष्य 2045 तक जनसंख्या को एक स्थिर स्तर पर लाना है जो पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक विकास के अनुकूल हो। इस नीति में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष जोर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण, बाल स्वास्थ्य और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है। परिवार नियोजन सेवाओं को बेहतर बनाने और जागरूकता फैलाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। नीति का उद्देश्य केवल जनसंख्या नियंत्रण नहीं बल्कि समग्र मानव विकास भी है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसरों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया गया है। यह नीति राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से लागू की जा रही है। तो आज का ये प्रश्न उत्तर जो है लेसन 2 का पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।